प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैश मेमोरी और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो जिसमें लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में मैंने बताया था कि दो तरह की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है। एक तो टेम्पोरल है जो कि रिलेटेड टू टाइम है, और दूसरा स्पेशियल। तो टेम्पोरल सेज के सेम इंफॉर्मेशन टू बी नीडेड नेक्स्ट टाइम या इन फ्यूचर, सेम इंफॉर्मेशन फिर नियर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी सीपीयू को, टेम्पोरल। और स्पेशियल लोकेलिटी से कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम, अगर किसी लोकेशन से इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है तो उसके नेक्स्ट लोकेशन से इंफॉर्मेशन अगली बार एक्सेस होगा। ठीक है, टेम्पोरल मींस कि वही इंफॉर्मेशन अगली बार फिर यूज होगा। तो इस कंसेप्ट पे जो कैश मेमोरी डिजाइन की जाती है उसमें एडवांस में इंफॉर्मेशन कैसे लाया जाए वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो आज इस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी सिस्टम्स। तो इस मेमोरी सिस्टम में हम कंप्लीट मेमोरी हायरार्की की बात करेंगे और उससे रिलेटेड फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, जो कि मोस्टली इनसे तुम अवेयर भी हो कि जो कंप्लीट हायरार्की है मेमोरी की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ये कंप्लीट हायरार्की है, ये एक तरह से हम इसको मल्टी लेवल मेमोरीज के फॉर्म में देख सकते हैं, जो भी हमारे फीचर्स हैं। तो कोई भी मेमोरी है वो एक तरह से एरे ऑफ वर्ड्स की तरह है। मेमोरी है, उसकी लोकेशंस हैं। तो लोकेशंस को अगर हम देखें तो वो एरे टाइप में ही तो है, जस्ट लाइक द क्लासरूम। इसी तरह मेमोरी में भी है कि वर्ड्स बाइट से मिलके बना है, वर्ड्स से मिलके ब्लॉक बना है, और ब्लॉक्स हमारे एज ए एड्रेस। तो ये सभी लोग जानते हैं कि सीपीयू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो जो कंप्लीट मेमोरी है हमारी कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक हायरार्की के फॉर्म में हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। और हायरार्की में हमारा स्टार्ट अगर हम करें तो रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इस तरह की हायरार्की जो डायग्राम में दिख रही है, वी कैन एज्यूम दिस लाइक दिस कि सीपीयू रजिस्टर है, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, फिर ऑफलाइन मींस टर्सरी मेमोरी। और हार्ड डिस्क इसलिए शो कर रखा है कि नाउअडेज अब सेकेंडरी मेमोरी में मेनली हार्ड डिस्क ही यूज करते हैं। फ्लॉपी तो खत्म ही हो गई है, सीडी भी अब बहुत कम यूज में आ रही है, और पेन ड्राइव जनरली भी यूज। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम हायरार्की में आएंगे तो स्पीड हमारी डिक्रीज होगी। एट द टॉप स्पीड इज फास्टेस्ट, एट द बॉटम स्पीड ऑफ एक्सेस इज स्लो, और कॉस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट फॉर स्टोरिंग पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टॉप पे हमारी ज्यादा होगी, हाईएस्ट, और डाउनवर्ड्स कम होती जाएगी। इसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी टॉप पर लीस्ट होगी, कम से कम होगी, और बॉटम पर ज्यादा होगी। अब इसमें जो ये इटैलिक लाइन बनी है, इसमें वेरी फास्ट लिखा है, ये सीपीयू रजिस्टर का एक्सेस टाइम है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोसेकंड। कैश मेमोरी उससे कम फास्ट है, जिसका 10 नैनोसेकंड ऑर्डर का टाइम है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कैश मेमोरी 10 टाइम्स स्लोअर होती है। तो सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सीपीयू की स्पीड से वर्क करेंगे नैनोसेकंड के ऑर्डर पे। और जो कैश मेमोरी है वो 10, ये कैश मेमोरी एक तरह से हम एक्सटर्नल टू सीपीयू की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैश मेमोरी डिफरेंट लेवल्स पर हो सकती हैं। जो इंटरनल टू सीपीयू है, इंटरनल कैश मेमोरी, वो तो ट्वाइस या थ्राइस स्लोअर होती है सीपीयू स्पीड से, बट एक्सटर्नल कैश मेमोरी है वो 10 टाइम्स स्लोअर होती है। रैम 100 टाइम्स स्लोअर है, जैसा कि लिखा है। ठीक है, हार्ड डिस्क
मिली सेकेंड के ऑर्डर का एक्सेस टाइम होता है, 10 मिली सेकेंड लिखा है। और ऑफलाइन स्टोरेज हमारा सबसे कम स्पीड होती है। हायरार्किकल इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है ना हायरार्किकल की, अब ठीक। हायरार्किकल सिस्टम एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हायरार्किकल सिस्टम एंड स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये मैंने बता ही दिया है कि हायरार्किकल सिस्टम में टॉप से बॉटम, फास्ट टू स्लो मेमोरी हम लेते हैं। मेमोरी हायरार्की, इसमें भी कुछ नया नहीं है, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। हर एक हायरार्की में जो हमारा कोई भी मेमोरी है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन स्टोरेज कर रहा है, तो फाइनली तो वो सीपीयू द्वारा रिट्राइव किया ही जाना है। तो अब उसको और फर्दर अगर हम एक्सप्लोर करें तो इस ट्रिंगल से हम कर सकते हैं कि एट द टॉप वी हैव रजिस्टर्स, उसके बाद कैश मेमोरी को हमने 2 लेवल में लिया है, L1 कैश और L2 कैश। L1 कैश एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये किससे मिलकर बनी होती है? स्टैटिक रैम। L1 कैश स्टैटिक रैम से, और L2 कैश भी स्टैटिक रैम से हम ले रहे हैं। तो फिर अगर हम L3 कैश की बात करेंगे तो फिर वो डायनेमिक रैम से मिलकर बनी होगी। और ठीक है, L1 L2 कैश दोनों स्टैटिक रैम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइनली दिस इज द कैश मेमोरी, बस उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि कौन सीपीयू से नियरेस्ट है और कौन सीपीयू से फर्थेस्ट है। मेन मेमोरी डायनेमिक रैम की ही होती है, और लोकल सेकेंडरी स्टोरेज में जानते ही हो। उसके बाद एट द बॉटम रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज। रिमोट से मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट नहीं, रिमोट का मतलब वो अलग रखी हुई है या नेटवर्क पे है कहीं। जैसे आज के टाइम में हम कंसेप्ट यूज करते हैं क्लाउड वाला, तो क्लाउड बेसिकली क्या है? एवरीवन कैन यूज द क्लाउड गिवन बाय द, मतलब प्रोवाइडेड बाय द गूगल एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्लाउड स्टोरेज जिसपे हम अपना डेटा रख सकते हैं। तो वो भी तो एक स्टोरेज ही है हमारा क्लाउड। सर्वर पर, जैसे बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा विल बी फाउंड ऑन द सर्वर। अब हमारा जो भी रिकॉर्ड है, जैसे तुम लोगों का है मार्कशीट है, डिप्लोमा है, बोर्ड का रिकॉर्ड है, वो कहाँ पर है? एवरीवन इज ऑन द बोर्ड सर्वर। बोर्ड के पास जो सर्वर है, जो वेबसाइट है, जो वेब सर्वर है, उस पर तुम्हारा डेटा मिल जाएगा, यू कैन एक्सेस एट एनी टाइम। और ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो ये जो एरो लिखे हुए हैं, एक ऊपर एरो बना है, एक नीचे बना, स्मॉलर फास्टर कॉस्टलियर पर बाइट ऊपर की तरफ, नीचे लार्जर स्लोवर चीपर पर बाइट। मेमोरी टॉप टू बॉटम, इसमें कुछ बताना तो है नहीं, ये तो बता चुका हूं। हाईएस्ट लेवल मेमोरी, हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है? रजिस्टर्स, जो प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। उसके बाद कैश मेमोरी भी प्रोसेसर के अंदर होती है, L1 कैश। L2 कैश में भी inside the same processor chip but at the extra space. Bottom और lowest level, तो जब कोई डेटा आइटम या वर्ड हमारा ट्रांसफर होता है डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट लेवल से मतलब
या हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी टू कैश, किसी भी लेवल। तो मैंने बताया था कैशिंग मैकेनिज्म इज ये खुला है क्या स्पीकर किसी का? तो जो हमारा ब्लॉक है और ब्लॉक में वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगा, तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर हमें सपोज करो एक इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ब्लॉक तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा हमारा, कंप्लीट ब्लॉक विल बी ट्रांसफर्ड। ब्लॉक मतलब जो ट्रांसफरेबल यूनिट है, ऐसा नहीं है कि सपोज करो ब्लॉक में तुम्हारे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है बट सीपीयू को अगर कुछ थोड़ा सा ही चाहिए तो केवल वही ट्रांसफर हो रहा है। इट विल बी ट्रांसफर्ड होल ब्लॉक। लोवेस्ट लेवल हमारा सबसे सस्ता है, स्लो होता है और कैपेसिटी में सबसे ज्यादा होता है। इसको और थोड़ा बेटर तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टर है और कैश है। तो रजिस्टर और कैश का जो इंटरेक्शन होता है वो किसके लिए होता है? रजिस्टर में तो केवल इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंड्स आते हैं, ठीक है, और कैश और मेन मेमोरी के बीच ट्रांसफर ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, जो इनको हम कैश लाइन भी बोलते हैं। और उसकी साइज भी लिखी है, रजिस्टर कैश के बीच 1 से लेके 8 बाइट तक का इंफॉर्मेशन होता है ट्रांसफर। तो कैश और मेमोरी के बीच भी जनरली 1 to 8 बाइट्स होता है। और मेन मेमोरी और डिस्क के बीच जो ट्रांसफर होता है वो पेजेस के फॉर्म में होता है, और डिस्क और टेप के बीच जो होता है वो फाइल्स के फॉर्म में होता है। तो ये जो रजिस्टर और कैश मेमोरी के बीच जो हमारा ट्रांसफर होता है वो कौन करता है? सिस्टम प्रोग्राम या कंपाइलर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कैश और मेन मेमोरी के बीच कैश कंट्रोल सर्किटरी मैंने बताया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिस्क और मेन मेमोरी के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेजेस वर्चुअल मेमोरी, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट। मेन मेमोरी के बाद जो है आगे वो हार्डवेयर कंट्रोल्ड है, और मेन मेमोरी के साइड इट इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल। और टेप से डिस्क में जो ट्रांसफर होता है फाइल के फॉर्म में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैग्नेटिक टेप से या पेन ड्राइव से जो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करते हैं उसके लिए यूजर ही करता है या ऑपरेटर, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में है वो हम कभी कॉपी नहीं कर सकते। कभी देखा है तुमने कि हम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी को कॉपी करें? इट विल बी डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम क्या है टेप से, सीडी से या किसी भी डिवाइस से डिस्क में, हार्ड डिस्क में तो कर सकते हैं, दिखता भी हमें। मेन मेमोरी में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम तो जो प्रोग्राम लिखते हैं सेव कर देते हैं, वो हमारा कहाँ सेव होता है? जैसे तुमने कोई प्रोग्राम लिखा, सेव कर दिया, कहाँ पे सेव करते हो उसको? अगर कंप्यूटर के अंदर करोगे भाई, या तो पेन ड्राइव में कर दो, अदरवाइज तो सेव फोल्डर की बात नहीं, मतलब किस टाइप की मेमोरी में वो सेव होता है, जो हमने प्रोग्राम बनाया सेव कर दिया। इनमें से जो मेमोरी लिखी हैं, रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, डिस्क और टेप, इनमें से कौन सी मेमोरी में तुम सेव करते हो प्रोग्राम अपना लिखने के बाद? मेन मेमोरी में कैसे सेव कर दोगे? तो उसका कंट्रोल है ही नहीं हमारे पास, वो तो ओएस करेगा। हार्ड डिस्क पे ही तो करते हो भाई सेव, जो भी करोगे हार्ड डिस्क पे सेव करोगे। जैसे तुमने सी का कोई प्रोग्राम बनाया, sum.c, तो लिख रहे हो तुम, फिर सेव एज किया तुमने तो सेव हो जाता है। सी के प्रोग्राम तो लिखे होंगे, तो कहाँ सेव करते थे उसको? सी ड्राइव या डी ड्राइव कहीं करो, है तो हार्ड डिस्क। और बाय डिफॉल्ट वो लोकेशन जो होती है वो टीसी फोल्डर जो होता है उसी में पिन करके उसी में सेव हो जाता है। तुम उसको फोल्डर को देखोगे तो वो प्रोग्राम तुम्हें सोर्स प्रोग्राम दिखेगा। अब तुम उसको कंपाइल करो तो कंपाइलेशन के बाद देखिए कोई फाइल कहाँ कैसे बनती है, कहाँ स्टोर होती है। कंपाइल करोगे तो क्या फाइल बनेगी? अगर sum.cpp है हमारा प्रोग्राम, तो कंपाइलेशन के बाद बनेगी ऑब्जेक्ट फाइल। एक तरह से वो कंपाइलेशन और लिंकिंग के बाद बनती है sum.obj, वो भी हार्ड डिस्क पर ही सेव होती है। फिर जब तुम रन कराते हो तब वो फाइल कहाँ आती है? मेन मेमोरी में।
तभी तो आती है। तो हम तो लेके आए नहीं उसको मेन मेमोरी, हमने तो क्या है, या तो कमांड दी कंपाइलर में रन कराने के लिए या दूसरे कमांड लाइन पे आके रन कराया, तब वो मेन मेमोरी में लाने का काम किसका है? ओएस का। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मॉड्यूल होता है लोडर, तो वो लोडर डिस्क से मेन मेमोरी में वो लाता है वो फाइल। तो इतना आसान थोड़ी है कि हमने रन कराया मेन मेमोरी में आ गया, वो बहुत सारी चीजें वहां देखनी होती है कि मेमोरी अवेलेबल है नहीं है तो कहाँ से लानी है, अगर अवेलेबल है तो किस मेमोरी से रन कराना है, ये सारी काम ओएस का मॉड्यूल करता है लोडर, लिंकिंग और लोडिंग। तब जाके हमें वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है sum.exe, कभी देखना उसी टीसी फोल्डर में sum.exe बनती है। अब क्या है, जब एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो अब हमें सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तुम एग्जीक्यूटेबल फाइल क्लिक करोगे, अपने आप वो रन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का ये मेमोरी हायरार्की के बारे में बात करते हैं। मेमोरी हायरार्की में क्या है कि जो दो लेवल हैं कंसेक्यूटिव एक साथ, तो एक स्लोअर होगा एक फास्टर होगा। तो मोटिव क्या होता है डिजाइनर का कि स्लोअर मेमोरी से फास्टर मेमोरी में लाना, मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाना, मेन से कैश मेमोरी में, यही तो चलता है। कैश से सीपीयू रजिस्टर में, रजिस्टर से एलयू के अंदर या प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। मूविंग डाउन द हायरार्की, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे हम नीचे जाते हैं तो कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज हमारा डिक्रीज होती है, एक्सेस टाइम इंक्रीज होता है और उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो जो डिजाइनर हैं हमारे मेमोरी हायरार्की के, उसका मोटिव ये होता है कि कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस हो वो फास्टेस्ट मेमोरी के करीब करीब हो। मतलब जो हमारा कंप्यूटर रन करे वो इस तरह रन करे कि फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है उसकी स्पीड से रन करे। और उसकी स्पीड से रन करने के लिए जरूरी है कि रजिस्टर में डेटा टाइमली अवेलेबल हो। टाइमली अवेलेबल हो तो इसका मतलब उसमें कैश से डेटा आएगा रजिस्टर में, तो कैश में भी टाइमली अवेलेबल हो। और कैश में टाइमली अवेलेबल हो, मैंने बताया था कि ब्लॉक रिप्लेसमेंट, और उसमें बताया था कि एक जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, उस कंसेप्ट का यूज करके अगर कैश में एडवांस में डेटा अवेलेबल हो जाता है तो वो रजिस्टर में मिलता रहेगा, और कैश में डेटा मेन मेमोरी से एडवांस में अगर आ जाएगा तो इस तरह वो फ्लो होता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया इन हायरार्की, तो जो तो जो डिफरेंट हमारे क्राइटेरिया होते हैं सर, थोड़ी जाना है सर। तो फिर आई क्यों सर बुक थी सर, हमें बुक पूछने के बाद। ठीक ठीक। तो जो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं वो स्पीड, साइज, कॉस्ट, वॉलिडिटी, डिमांड पेजिंग, ये तो पेजिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है कि पेजिंग, अब भूल गए होंगे तुम लोग, पेजिंग में मैंने पढ़ाया था कि जो भी पेज रिक्वायर्ड है वो हमारा एडवांस में अवेलेबल हो। ये कंसेप्ट है मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बीच, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एक तरह से। तो जो वर्चुअल मेमोरी है वो डिस्क का कुछ पार्ट यूज करके बनाई जाती है और उससे हमारा जो कंटेंट्स आते हैं वो मेन मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्टोरेज, अब ये जो डिस्कशन है इसमें काफी कुछ चीजें मेमोरी में डिस्कस कर भी चुके हैं ना, तो इसलिए नया नहीं है। स्लाइड बाय स्लाइड में थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चीजें जो है अब तुम लोगों को क्लियर है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी से नेक्स्ट लेवल होता ही है।
अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंटेंट्स हैं वो सारे मैं पुट कर देता हूँ स्लाइड में, और वो एक एक कंटेंट्स को 2-3 बार तरह से घुमा फिरा के 2-3 स्लाइड में रखता हूँ, जिससे ऐसे नहीं समझो तो उस तरह। हालांकि मोस्टली कंटेंट्स पहले डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए मैं देख देख के तुम लोगों को बता रहा हूँ। सेकेंडरी टर्सरी में इसमें कुछ नया नहीं है तुम लोगों को समझने को, सब बता चुका हूँ। मैग्नेटिक टेप और बाकी जो सेकेंडरी टर्सरी मेमोरी है। अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि एक तरह से वो पार्ट है सिस्टम का वो पार्ट है जो मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। ठीक है, गोल ऑफ यूजिंग ए मेमोरी हायरार्की, जो हम मेमोरी हायरार्की पढ़ रहे थे, इसका क्या मोटिव है, क्या पर्पज है यूज करने का। मेमोरी हायरार्की में तो जानते ही हो कि अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है। तो इसका जो गोल होता है वो ये होता है कि हम हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज एक्सेस स्पीड हमें मिल सके एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मेमोरी सिस्टम। ओके, हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज एक्सेस स्पीड, ये तो किसी भी मशीनरी का वैसे भी मोटिव होता है। और जो मेमोरी हायरार्की है, तो मेमोरी पे ही सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है, मेमोरी और प्रोसेसर पर। तो प्रोसेसर अपनी जगह है, लेकिन अगर मेमोरी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, प्रोसेसर को अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा टाइमली या एडवांस में, तो ऑब्वियसली कि हमारा जो वो है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वो स्लो होगी। हर एक मेमोरी को अपना टास्क टाइमली करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेगी रजिस्टर तक, कैश में, मेन में, तभी हमारा सिस्टम फास्ट वर्क करेगा। अगर सीपीयू को वेट करना पड़ा इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से, मेमोरी में, रजिस्टर में या कैश में नहीं है, तो फिर सीपीयू को हायर मतलब लोअर लेवल मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि सिस्टम को स्लो करेगा। यही है हमारा कंसेप्ट कि अगर हमारा मकान बन रहा है तो कारीगर तो ठीक है हमने बुला लिए अच्छे, अब स्पीड इस बात पे डिपेंड करेगी कि उनको टाइमली वो सब जो रॉ मटेरियल है वो मिलता रहे और मिक्सिंग करके। ठीक है, अगर कारीगर को वेट करना पड़ा, मटेरियल तुम्हारा कुछ भी पड़ा रहे इधर उधर, सीमेंट सरिया, वो जब तक उसको रेडी टू यूज मटेरियल नहीं मिलेगा कारीगर को, तो स्पीड उससे नहीं बनेगी। ऐसे यहाँ सीपीयू ठीक है फास्ट है, लेकिन उसको वो प्रोसेस जो करना है, काम करना है, वो खाली बैठा हुआ है, तो कहाँ से फास्ट हो जाएगा। सारी मेमोरीज अपने आपको इस तरह मैनेज करके, जो इसकी हमारी हायरार्की है, कि वो टाइमली और एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलता रहे, स्पीड प्रोसेसिंग फास्ट होती रहेगी। डिजाइन का एक क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया में ये है कि जितनी भी टाइप की मेमोरी है उनकी टेक्नोलॉजी और मटेरियल अलग अलग है। जनरली रजिस्टर किसी अलग टेक्नोलॉजी से बना है, तो कैश अलग से बना है, रैम अलग, हार्ड डिस्क अलग, कोई ऑप्टिकल मेमोरी है तो कोई मैग्नेटिक है, कोई ऑप्टिक मैग्नेटिक है, कोई सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कोई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में हमारा फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहा है, तो कोई कैपेसिटर को यूज कर रहा है। ठीक है, और कोई ऐसी है जो टोटल फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है, जैसे रजिस्टर्स। तो मेमोरी हायरार्की को बनाने के लिए हर एक मतलब जो हर एक मेमोरी है सबकी अपनी अलग कैपेसिटी है, सबका अलग एक्सेस टाइम है और टेक्नोलॉजी अलग है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स रिमेन ऑन डिस्क। ठीक है, ये तो जानते ही हो तुम कि डिस्क और टेप और मैग्नेट टेप, इनमें जो परमानेंट स्टोरेज के लिए फाइल यूज होती है उस पर रहती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, रिप्लेसमेंट पॉलिसी मैंने बताया था, कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी और
ओएस में भी हमने देखा था कि पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन जिस मेमोरी से लेना है वो भर गई है तो फिर वो कुछ इंफॉर्मेशन खाली होगा और बाकी इंफॉर्मेशन उसमें आएगा। तो रिप्लेसमेंट में हमारा टाइम इस तरह होना चाहिए कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगे। मल्टी लेवल मेमोरीज, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा क्या है कि हायर लेवल मेमोरी में इंफॉर्मेशन लोअर लेवल मेमोरी से ही आ रहा है और हायर की हमें मालूम है। और जनरली क्या है कि एक हायरार्की से दूसरे हायरार्की में इस तरह आता है कि डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। सपोज करो हम सोचें कि डायरेक्टली टर्सरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेवल इसीलिए बनाए गए हैं कि दो कंसेक्यूटिव लेवल के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके। तो जब प्रोसेसर को किसी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट जो है फास्ट मेमोरी को भेजता है। अगर इस मेमोरी में हमारा इंफॉर्मेशन मिल गया तो वो मेमोरी रिस्पॉन्ड होती है और रिक्वेस्ट उसकी सेटिस्फाई होती है। अगर मेमोरी में इंफॉर्मेशन नहीं है, आइटम नहीं है, तो रिक्वेस्ट उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए उसके नेक्स्ट लोअर लेवल पर जाती है। जैसे अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो वो नेक्स्ट कैश लेवल पे जाएगी, उसमें नहीं है तो मेन मेमोरी में जाएगी, मेन मेमोरी में नहीं है तो फिर वो हार्ड डिस्क से वो वहां से डेटा आएगा। So this is the concept. परफॉर्मेंस, तो जो ये हायरार्किकल मेमोरी है हमारी, इसका परफॉर्मेंस इसके इफेक्टिव एक्सेस टाइम से मेजर किया जाता है, या दूसरा सेंस में ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसकी जो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग है वो मेमोरी का एक्सेस टाइम है कि सीपीयू को कितने कम से कम टाइम में डेटा मिल जाएगा मेमोरी से। तो ये जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है ये हिट रेशियो और रिलेटिव एक्सेस टाइम पर डिपेंड करेगा। सक्सेसिव मतलब कंसेक्यूटिव मेमोरी लेवल्स के रिलेटिव एक्सेस टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव लेवल्स का जो रिलेटिव एक्सेस टाइम। और ये फाइनली हम इसको ऐसे देख सकते हैं, मल्टी लेवल मेमोरी का जो कंसेप्ट है, सीपीयू है उसके अंदर रजिस्टर, फाइल का मतलब रजिस्टर, सेट ऑफ रजिस्टर्स दैट इज डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद द लेवल 1 कैश मेमोरी, और जो लेवल 2 कैश मेमोरी से फिर लेवल 2 कैश मेन मेमोरी से, हम मान के चल रहे हैं कि लेवल 3 कैश मेमोरी नहीं है, मेन मेमोरी सेकेंडरी से, इस तरह इंटरेक्शन होता है। Objective of hierarchical organization. This is the last slide you can see. और इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो सकता है तो अभी डिस्कस कर लेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है फाइनली हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा एम ये होता है कि जो ये 5 फैक्टर दिए हुए हैं इनके बीच, मतलब इनको हम बेटर से बेटर अचीव कर सकें। जैसे कॉस्ट है वो कम से कम हो, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो, परफॉर्मेंस ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी और मटेरियल यूज। ओके, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर फॉर क्या था हमारा मेमोरी सिस्टम्स। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को?